दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे और आप सभी को छठ पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छठ पर्व आप लोग अच्छे से मनाइए, इसका हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट डर डर के जी रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। उसको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, डर डर के जीने से सफलताएं नहीं मिलती है। उसके लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और आपको कठिनाइयों से लड़ के ही मंजिल को पाना होगा। इसके साथ ही हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, अर्थशास्त्र होता क्या है। सीधी सी बात है, अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है अर्थ के बारे में अध्ययन, यानी कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। वह आर्थिक गतिविधि का अध्ययन ये किसी देश का भी होता है, या फिर विश्व का, या फिर किसी राज्य का, या फिर किसी निजी संगठन का। आर्थिक गतिविधियों को वो किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में जैसा कि अभी हम लोग आपको बताए थे आप लोगों को कि इसके अंतर्गत हम किसी क्षेत्र या देश या राज्य के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है किसी देश या क्षेत्र या विश्व के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र, उससे पहले हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के पिता कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कौन है? एडम स्मिथ। इनके पिता हैं एडम स्मिथ। ये अमेरिकन हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, यूएसए के। अमेरिका भी बोलते हैं यूएसए को ही। तो अमेरिका के ये रहने वाले हैं और यही है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की शाखाएं। अब अगला जो टॉपिक है अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है, इसके दो ब्रांच हैं, मुख्यतः दो ब्रांच है जिसको हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। पहला होता है समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। समष्टि अर्थशास्त्र, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं और इसको जो है माइक्रो बोलते हैं। तो दोनों में फासला ए और आई का है। तो मैक्रो और माइक्रो। समष्टि का ही दूसरा नाम है दीर्घ और व्यष्टि को बोलते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, भी इसको हम लोग कहते हैं। तो अब देखते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और दीर्घ अर्थव्यवस्था, यानी कि समष्टि को दीर्घ बोलते हैं और व्यष्टि को सूक्ष्म बोलते हैं। देखिए, है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन लड़का लोग इसको इग्नोर करता है। समष्टि कौन जाने, व्यष्टि किसको पता, इससे हमको मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे उठता है, समष्टि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, अर्थशास्त्र किसको कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो आप छोड़ते हैं वही एग्जामिनर पूछता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो आप छोड़ने का जो भी चैप्टर या टॉपिक आप छोड़ते हैं वही एग्जाम वाला पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट इस एरिया को कवर नहीं कर पाएगा और करने का इंटरेस्ट नहीं है। उसको भी पता रहता है मेंटलिटी स्टूडेंट का कि ये चैप्टर को ये कवर करने के मूड में नहीं है या ये टॉपिक हम ये इग्नोर करेगा, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है
समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो इसको हम लोग देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र या दीर्घ अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का इंग्लिश ही होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी बड़ा। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है और माइक्रो का मतलब छोटा होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये किसी विश्व का, राज्य का या देश के अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन कराता है। यहाँ के जीडीपी के बारे में, विश्व का जीडीपी, देश का जीडीपी, इंडिया का जीडीपी या फिर किसी राज्य का, बिहार का जीडीपी, तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था को बताता है समष्टि अर्थशास्त्र। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये बड़ी अर्थव्यवस्था को नहीं बताता है, बल्कि ये छोटी छोटे अर्थव्यवस्था को बताता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई कंपनी है, निजी कंपनी है, उसके आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताता है, या फिर उस किसी परिवार के इकोनॉमी के बारे में ये बताता है। यानी कि बड़ी अर्थव्यवस्था को नहीं बताएगा, ये छोटी अर्थव्यवस्था को बताएगा। इसीलिए समष्टि और व्यष्टि। नेक्स्ट आते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इसको बोलते हैं। इसको मुख्यतः 5 प्रकार, मुख्यतः बोला जाए तो 3 प्रकार ही है, लेकिन 2 प्रकार और जुड़ जाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं, इकोनॉमी। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। चौथा है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। और 5वां है बंद अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे, अभी तुरंत क्लियर करेंगे। एक बार हम इसको देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से इसको देखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप 0 हो, बहुत ही नगण्य हो, और निजी कंपनी का हस्तक्षेप ज्यादा हो, इंटरफेयर ज्यादा हो। इसके भी जनक हैं एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी जनक हैं एडम स्मिथ। क्लियर सी बात है, वो अमेरिकन हैं, और अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बेस्ट उदाहरण है। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्लियर है। इसी में एडम स्मिथ ने, देखेंगे अभी आगे देखेंगे, सारा चीज क्लियर करेंगे। पहले अभी हम लोग डिफिनीशन ही देख लेते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग सोशलिज्म कहते हैं। इकोनॉमी, सामाजिक का मतलब ही होता है समाज को लेकर चलना, यानी कि इस प्रकार के इकोनॉमी में सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा रहता है, जबकि निजी कंपनी का बहुत ही कम चलता है। तो निजी कंपनी का बहुत ही कम चले और समाज का या सरकार का 100% इसमें चले, तो उसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवाद और दोनों चले, समाज का भी और पूंजीवाद का भी, यानी सरकार का भी चलेगा और दूसरा निजी क्षेत्रों का, निजी कंपनियों का भी चलेगा। तो जैसे टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, ये सब क्या हुआ, निजी क्षेत्र है। और दूसरा उधर हो गया सेल हो गया, भेल हो गया, ये सब पब्लिक सेक्टर है। तो दोनों क्षेत्रों का इसमें चलेगा, दोनों क्षेत्रों का इसमें वर्चस्व रहता है कहीं ना कहीं, हर क्षेत्र का। इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं कार्ल मार्क्स, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके जनक हैं जॉन मेनार्ड केन्स। ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन कार्ल मार्क्स मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे, और एडम स्मिथ मूल रूप से अमेरिकन थे। नेक्स्ट आते हैं खुली अर्थव्यवस्था।
खुली अर्थव्यवस्था को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ओपन इकोनॉमी रहता है, यानी कि एक्सपोर्ट। ओपन इकोनॉमी किसको कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता है, यानी कि हम बाहर से भी सामान को ला रहे हैं, बाहर के देशों से हम लोग आयात कर रहे हैं और उसको हम निर्यात कर रहे हैं, भेज रहे हैं सामान। आयात कहते हैं जब हम बाहर के देशों से लेते हैं, कुछ चीजों को लेते हैं, और जब निर्यात उसको कहते हैं जो हम यहाँ से भेजते हैं, सामान को या वस्तु को भेजते हैं। तो ये खुली अर्थव्यवस्था है। एक्चुअली खुली अर्थव्यवस्था में प्रायः सभी देश आते हैं, उत्तरी कोरिया को छोड़ के प्रायः सभी देश खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं। लेकिन भारत भी 1991 से पहले बंद अर्थव्यवस्था था, बाद में इसको खोल दिया गया, मार्केट के लिए खोल दिया गया, यानी कि भारत भी अब खुली अर्थव्यवस्था में है, लेकिन 1991 के बाद। क्लियर है? बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें कि बंद है, इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बंद है, यानी कि ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है। कुछ कुछ देशों से होता है, जैसे उत्तरी कोरिया इसके सबसे बड़े उदाहरण है। वो कुछ कुछ देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चोरी छिपे करते हैं, लेकिन वो बंद अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण हैं। तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, एक क्लियर रूप से हम लोग इसको देखेंगे। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर हो, यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। और किसका हस्तक्षेप होगा? कंपनी का होगा। यानी कि सरकार का, पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले हम बोले थे कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है और इसमें कंपनी का हस्तक्षेप 100% होता है। तो इसको हम लोग क्लियर कर भी रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप इंटरफेयर ना हो, और जबकि निजी कंपनी का लगभग 100% हस्तक्षेप रहे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। तो प्रसिद्ध इसके पुस्तक कौन है? राष्ट्र की संपदा। इसका प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है राष्ट्र की संपदा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसको हम लोग क्लियर समझ रहे हैं कि राष्ट्र की संपदा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। राष्ट्र की संपदा यानी वेल्थ ऑफ नेशन, ये बराबर एग्जाम में पूछा गया। पूछा तो सभी कुछ जाता है, ये जितना भी टाइप के हैं, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में सारे टाइप पूछे जाते हैं, कोई भी बिना इम्पोर्टेंट के नहीं है। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक को याद रखना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक को याद रखना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सारा इम्पोर्टेंट है। टॉप 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉप 3 से क्वेश्चन को एराइज किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्लियर समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है, सीधी सी बात है, कंपनी का नियंत्रण 100% होता है। इसीलिए इसके जनक जो हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ थे। उसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आई राष्ट्र की संपदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में आज तक पूछ दिया गया है। राष्ट्र की संपदा इंग्लिश में पूछता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इसको अर्थशास्त्र के भी जनक कहे जाते हैं, और इसको पूंजीवाद अर्थशास्त्र के भी यानी कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के भी जनक कहे जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्होंने यह पुस्तक कब प्रकाशन किया था? 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बताया था। इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग एक और देखने जा रहे हैं। इसी में इन्होंने एक पुस्तक जो वेल्थ ऑफ नेशन है, इसी में इन्होंने एक थ्योरी दिया था, द लेजेज फेरे थ्योरी। क्या नाम था? द लेजेज फेरे थ्योरी,
यानी कि इन्होंने द लेजेज फेरे थ्योरी दिया था, यानी इसी को बोलते हैं हिंदी में ओ हस्तक्षेप। क्लियर है? इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ओ हस्तक्षेप, यानी कि सरकार को इन्होंने इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी है। चाहे आप टैक्स जो भी लें, लेकिन कंपनी को अपनी मर्जी से चलने दें, इन्होंने ये बात कही थी। और इसका ये बात बहुत ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सटीक बैठा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन-कौन है? तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है इसका अमेरिका है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। नेक्स्ट आते हैं फ्रांस, जो इसके आगे पीछे विकसित देश हैं, जो इसके आगे पीछे करने वाले देश हैं, ये सभी ब्रिटेन, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, सोशलिज्म बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं कार्ल मार्क्स। ये मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि इसमें सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए, इसमें कंपनी का नियंत्रण ना हो तो अच्छा है। और कार्ल मार्क्स जो मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने मजदूर और किसानों से संबंधित ये अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इस बात को इन्होंने जोर से उठाया था। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, यानी सबसे बड़ा उदाहरण है हम लोग के स्टाइल में सोवियत रूस। सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? सोवियत रूस, जिसको हम लोग अभी के समय में रूस भी कहते हैं। इसका पूरा नाम था यूएसएसआर। तो बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी भी देखते हैं कि रूस और अमेरिका में इसी बात को लेके झगड़ा चलते रहता है। रूस और अमेरिका के बीच में बहुत दिनों से ही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही एक तरह का शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार जिसको बोलते हैं, वाक युद्ध जिसको बोलते हैं, बातों का युद्ध चल रहा था। तो इसी सब के कारण से इन दोनों में युद्ध चल रहा था। कुछ देश रूस के तरफ चले गए, कुछ देश अमेरिका के तरफ थे। तो इसी के बात को लेके युद्ध चलना शुरू हो गया। तो इसमें अभी भी दोनों के बीच में टक्कर है। और एक है हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दूसरी बार जो राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद तो पूरे सठिया ही गए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उनका दिमाग काम करना थोड़ा बंद हो गया है। तो जब से वो राष्ट्रपति बने हैं इस बार, सिर्फ वो रटते रहते हैं टैरिफ टैरिफ टैरिफ। और दूसरा चीज वो नोबेल प्राइज, एक्चुअली नोबेल प्राइज जो वो रटते थे, अब तो मिला नहीं इस बार। नोबेल प्राइज जो रटते थे उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान था। अपना जो देश है बगल वाला, उसका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि पाकिस्तान तो भिखमंगा देश है, उसको तो कटोरा लेके भीख मांगना है। इसीलिए इन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान ने कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आप नोबेल प्राइज मटेरियल हैं। इतना उकसा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि वो खुद समझने लगे हम नोबेल प्राइज विनर हैं, लेकिन उसको मिला नहीं। तो थोड़ा सा तो उसका मुंह लटकेगा, मिला नहीं। और अमेरिका सोच रहा था कि भारत भी मेरा पूरा समर्थन करे कि हम ही पूरा विश्व में युद्ध बंद करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो तो विश्व युद्ध, वो बहुत सारा युद्ध सोच रहा है कि हम बंद करवा दिए, हमको श्रेय मिलना चाहिए और इसी के नाते हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, शांति का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वही तो विश्व में युद्ध लगवा रहा है, सारे देशों को वही लड़वा रहे हैं और उसको चाहिए शांति का नोबेल प्राइज। तो ये होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, उसका दिमाग भी अब काम करना थोड़ा थोड़ा कम हो गया। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम लोग कहाँ थे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं सोवियत रूस, यानी कि सोवियत संघ भी बोलते हैं इसको, यूएसएस, पूर्व सोवियत संघ, इसी को बोला जाता है यूएसएसआर। ठीक है, रूस, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूस। और इसी में एक और व्यवस्था है, इसी के अंदर में साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन।
साम्यवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है चीन, कम्युनलिज्म। उसको थोड़ा साम्यवादी अर्थव्यवस्था से वो धीरे धीरे अब चीन भी पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगे हैं। तो अब देखते हैं इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में देख चुके हैं, सरकार का नियंत्रण 100% रहता है। सरकार का नियंत्रण 100% रहता है, इसमें कंपनी का नियंत्रण नहीं के बराबर होता है। तो कार्ल मार्क्स इसके जनक हैं। ये मूल रूप से जर्मनी के हैं और बहुत बार क्वेश्चन ये उठ चुका है, कार्ल मार्क्स किस देश के हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन उठा है और उठते रहेगा। ये जर्मनी के थे। और नेक्स्ट आते हैं, इसी का एक पुस्तक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दास कैपिटल। ये 1867 ईस्वी के समय में लिखा गया था, कहीं कहीं 1868 भी लिखा रहता है, लेकिन 1867 में ये पुस्तक प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या चीज है? जब ये पूंजीवादी वाले लोग और समाजवादी वाले लोग आपस में लड़ने लगे तो एक तीसरी व्यवस्था, सबसे पहले तो 1929 ईस्वी में विश्व में गंभीर आर्थिक संकट आई थी। विश्व में काहे को बोलेंगे, ये अमेरिका को गंभीर आर्थिक संकट आया था। तो अगर अमेरिका को आर्थिक संकट आया तो वो पूरे विश्व को झकझोर लेगा, क्लियर सी बात है। अगर अमेरिका को कुछ होगा तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आफत आ जाएगा। इसीलिए अमेरिका में आर्थिक संकट आया था, क्योंकि वहां पे वस्तु बहुत ज्यादा ही बन गए थे, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन उसका लेने वाला नहीं रहा। मतलब लेने वाला कम पड़ गया, यानी कि वस्तु का डिमांड कम हो गया, तो वस्तु परा परा सर गया। इससे अच्छा क्या हो गया, इसके बाद क्या होने वाला था, विश्व में अमेरिका में आर्थिक संकट आ गया। वस्तु जब कोई लेगा ही नहीं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा लगा वो भी वापस नहीं आया। इसीलिए पूरे विश्व में गंभीर आर्थिक संकट आ गया। अमेरिका में आर्थिक संकट आने के साथ साथ पूरे विश्व में आर्थिक संकट आ गया 1929 में। तब एक मीटिंग बुलाई गई। इस आर्थिक संकट के बाद एक मीटिंग को बुलाया गया था, सभी देश के लोग भाग लिए थे। तो उसमें इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स, इंग्लैंड पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के थे तहत अंतर्गत आते थे, लेकिन जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक तीसरी अर्थव्यवस्था को शुरू करवाया। विश्व के अंदर एक तीसरी अर्थव्यवस्था को शुरू करवाया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। यह था मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो बोलता है कि हम आधा थोड़ा थोड़ा पूंजीवाद भी रहेंगे और थोड़ा हम समाजवाद भी रहेंगे। यानी कि कुछ वस्तुओं पर सरकार का नियंत्रण होगा और कुछ वस्तुओं पर कंपनी का नियंत्रण होगा। क्लियर है? तो इसमें दोनों तरह का नियंत्रण है, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। इस प्रकार के इकोनॉमी के उदाहरण हैं, कौन है? यहाँ हम लोग देखते हैं भारत। इस प्रकार के इकोनॉमी के सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। अब मलेशिया भी है, स्विट्जरलैंड भी है, ये सभी इसके उदाहरण हैं, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण इसका भारत है। अब आते हैं चौथी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग सोचते हैं, खुली मतलब खुला मतलब ओपन होता है, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता है, आयात और निर्यात। एक्सपोर्ट को हम लोग निर्यात बोलते हैं, इंपोर्ट को आयात बोलते हैं। आयात उसको बोलते हैं जब हम किसी अन्य देश से वस्तुओं को लाते हैं, खरीदते हैं, और निर्यात उसको कहते हैं जब हम अपने वस्तुओं को बेचते हैं, किसी अन्य देश में बेचते हैं, तो उसको हम लोग निर्यात कहते हैं। अब क्लियर सी बात है। तो ओपन इकोनॉमी तो विश्व का सभी देश उसमें ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उत्तरी कोरिया को छोड़कर, उत्तरी कोरिया भले ही 2-3 देश से जो पिछलग्गू देश है जो उसके साथ रहते हैं, चीन, इस सब से उसका चलते रहता है आयात निर्यात, लेकिन प्रायः सभी देश से, पाकिस्तान से चलते रहता है। पाकिस्तान तो से तो किसी का भी चल सकता है, पाकिस्तान तो किसी से मांग सकता है, दे सकता है, ले सकता है। देता तो कम ही है, लेता ज्यादा है वो, तो इंपोर्ट वो ज्यादा करेगा। तो उत्तरी कोरिया का, पाकिस्तान, चीन, इस सब से होता है, लेकिन फिर भी ये बंद इकोनॉमी के अंतर्गत ही आते हैं। इसको छोड़ के सभी लोग जो हैं खुली इकोनॉमी के
उदाहरण है, क्लियर है, उत्तरी कोरिया को छोड़कर। अब आते हैं बंद, हाँ, भारत 1991 के बाद, भारत 1991 ईस्वी के बाद खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आया, खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आया, क्लियर है, बोलना रे, के अंतर्गत आया, खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आया ये भारत 1991 के बाद। तो सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था का सबसे बड़का उदाहरण उत्तरी कोरिया है, और खुली अर्थव्यवस्था में अपवाद जो है सभी देश इसके उदाहरण है, खुली अर्थव्यवस्था के उदाहरण सभी देश हैं, लेकिन उत्तरी कोरिया नहीं है क्योंकि ये बंद अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उत्तरी कोरिया बंद अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, क्लोज्ड कर देना यानी कि आयात निर्यात को बंद कर देना, एक देश में ही सीमित कर देना। आयात और निर्यात दोनों को एक ही देश में सीमित जब कर देते हैं, अब छोटा मोटा बगल अगल से अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो उसका बड़ा बात नहीं है, लेकिन अधिकांश देशों से इसका आयात निर्यात बंद हो गया था। इसीलिए इस प्रकार की इकोनॉमी को हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी का ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और आप सभी लोग बहुत सारा लाइक दें, कमेंट दें और अच्छे से देखें। सबसे बड़ी बात है लाइक कमेंट से ज्यादा है कि आप अच्छे से इसको देखिए, ये अच्छे से पढ़िए, तो उसके बाद हमको लाइक कमेंट सब्सक्राइब सभी चीज करें। आप सभी का धन्यवाद।